बता सकते हैं रदरफोर्ड ने, चलिए यूं कर लेते हैं कि रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसको क्या बताओ? हमने कंपेयर किया था सोलर सिस्टम से, और उसको क्या कहा था कि वो किस तरह का है, प्लेनेटरी मॉडल है। ठीक है, और प्लेनेटरी मॉडल क्या था भला? कि सबके सेंटर में एक मैसिव बॉडी है, ज्यादातर मास सेंटर में लाई करता है, जो कि सूरज है। इसी तरह एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या चीजें होती है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और उसके इर्द गिर्द कौन रिवॉल्व करते हैं, जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब रदरफोर्ड ने किसी ऑर्बिट का जिक्र नहीं किया, या एनर्जी लेवल का, ऑर्बिट का शायद किया होगा, लेकिन एनर्जी लेवल का जिक्र नहीं किया था। ठीक है, तो उसकी वजह से हमने कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा उसके इर्द गिर्द, तो एक वक्त आएगा कि उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और जब वो एनर्जी कम या खत्म हो जाएगी तो वो घूमना छोड़ देगा, और जब वो घूमना छोड़ देगा तो वो कहाँ गिरेगा, सेंटर में गिर जाएगा, और इस तरीके से एटम का जो अपना स्ट्रक्चर है वो क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, या वो टूट जाएगा। तो ये कुछ डिफेक्ट्स थे किसमें, रदरफोर्ड के मॉडल में। और इसके अलावा वो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का भी था कि कॉन्टिन्यूस बनता है, डिस्क्रीट बनना चाहिए, वगैरह वगैरह। फिर आगे देखते हैं, तो हमारे पास इसके ऊपर मजीद काम किया, बल्कि मैं आपको यहाँ से साइंस, क्योंकि वो नहीं आने, बॉक्सेस नहीं आने, तो मैं आपको वैसे ही एज ए नॉलेज जो है वो बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, साइंस टेक्नोलॉजी वाला जो बॉक्स है, रदरफोर्ड जो था वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने पहला एटॉमिक मॉडल दिया था। उसने ये कहा था कि पॉजिटिव चार्ज और ज्यादातर मास जो एटम का है वो कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में होता है। यही बात मैंने आपको अभी बताई। और जो बाकी इसका वॉल्यूम है एटम का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कल्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और उन सर्कल्स को उसने ऑर्बिट्स कह दिया था। और उसके बाद इसकी जो ये सजेशंस थी, इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, लेकिन इसके मॉडल में जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो है वो एड्रेस नहीं हो रही थी, और ना ही स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम का जिक्र हो रहा था। तो मैं आपको यहाँ से ना एक चीज हाईलाइट करके देता हूँ कि जो हमने डिफेक्ट्स पढ़े थे, ये वही उन्होंने जो है लिखे हुए हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम था, कि इसमें बोर, सॉरी कहाँ गया, ऊपर कहाँ है, but his model, अच्छा, but his model could not explain the stability of an atom and spectrum of an atom, light spectrum of atom, ये दो डिफेक्ट्स थे इसमें। और फिर इसके ऊपर काम करना शुरू किया बोहर ने, और उसने इसकी जो डिफेक्ट्स थे उनको एड्रेस करने की कोशिश की, और उसने यूज किया किसको, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को। ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को। और इसलिए जो है वो, अच्छा, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन किसने प्रपोज की थी, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन प्रपोज की थी मैक्स प्लैंक ने, जर्मनी में या किसी यूरोपियन कंट्री में, मेरा ख्याल है एक इंस्टीट्यूट, ये मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, और वहां पर जो है वो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है वहां पे रिसर्चेस कर रहे हैं। बोहर ने क्या प्रपोज किया, बोहर ने जब क्वांटम थ्योरी यूज की, तो उसने ये प्रपोज किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो आपने ठीक कह दिया कि वो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करते हैं, लेकिन अब हम उन सर्कुलर पाथ को ये नहीं कहेंगे कि वो गुलाई में घूम रहे हैं। जैसे आपने अगर देखो तवाफ हो रहा होता है, हर कोई एक सीधी लाइन में नहीं मूव कर रहा होता, बस गुलाई में घूम रहा होता है, किसके, खाना काबा के इर्द गिर्द। तो इसी तरह इसमें भी उसने ये कह दिया था कि वो इर्द गिर्द गुलाई में घूम रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि हर कोई अपने पाथ पे या एक स्पेसिफिक पाथ पे जो है वो क्या कर रहा होता है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा होता है। जैसे आप लोगों ने अगर ये आफ्टर कोरोना देखा हो या पोस्ट कोरोना तवाफ देखा हो, तो उन्होंने वहां पे लाइंस ड्रॉ कर दी और उन लाइंस के ऊपर तवाफ किया जाता है। ठीक है, पहले जो रदरफोर्ड ने बात की थी वो पहले वाली की थी, प्री कोरोना तवाफ वाली की थी, कि वो गुलाई में घूम रहे होते हैं। लेकिन जो बाद वाला जो डिफाइंड पैटर्न है, डिफाइंड पाथ है, वो बात की किसने, बोहर ने की। और उसने जो है वो उसमें क्वांटम थ्योरी यूज की थी। और उसने साथ एक बड़ी जबरदस्त जबरदस्त क्या, एक नई बात की थी। वो क्या बात थी, वो ये कहता था कि हर ऑर्बिट का की फिक्स एनर्जी होती है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उस ऑर्बिट में उस वक्त तक रहता है जब तक उसकी एनर्जी लेवल वो होगा जो कि उस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल है। जैसे ही एनर्जी लेवल ड्रॉप होगा तो उसका ऑर्बिट भी चेंज हो जाएगा, या इसी तरह कहीं से अगर उसे एनर्जी मिलेगी
तो फिर भी उसका ऑर्बिट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसने हर ऑर्बिट को, हर लाइन को जो कि उसके इर्द गिर्द एक डिफाइंड पैटर्न था, उसको नाम दे दिया था किसका, एनर्जी लेवल्स का। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। तो बोहर ने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स किए और बाकी साइंटिस्ट ने उसे गलत साबित करने की कोशिश की और वो नहीं कर सके। तो फिर हमारे पास एटम का रीफाइन हो गया जो स्ट्रक्चर था, जो कि रदरफोर्ड ने बात की थी, उसमें कुछ और बातें ऐड की गई जो कि बोहर ने अपनी थ्योरी में दी थी। और इसी तरीके से जो केमिस्ट हैं या जो भी साइंसेस के आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनमें डेवलपमेंट इसी तरीके से होती है कि एक साइंटिस्ट जो काम करता है उसी को हाइपोथेसिस बना लिया जाता है और फिर नए से फिर जो है उसके ऊपर वर्किंग करके चीजों को, थ्योरीज को इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का ये बॉक्स था। अब आ जाते हैं कि उसने क्या बातें की थी, उसने क्या थ्योरीज दी थी। पहला पॉइंट क्या था जो कि अभी मैंने, अच्छा इसने कब ये बातें की, कब ये थ्योरी दी, 1913 में दी। और इसकी जो बातें थी वो कंसिस्टेंट थी रदरफोर्ड के मॉडल से, यानी इसने जो भी थ्योरी दी उसमें काफी ज्यादा बात वही की गई जो कि रदरफोर्ड ने की थी, यानी उसने उसको गलत साबित नहीं किया बल्कि उसमें कुछ चीजें और ऐड कर दी। ठीक है, अब या उसको मजीद एक्सप्लेन कर दिया। तो अच्छा ऑब्जर्व कर दिया। इसकी जो थ्योरी थी उसका पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स में, लेकिन हर ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, इसलिए उसने ऑर्बिट्स को नाम दे दिया किसका, एनर्जी लेवल का। ठीक है, पहली वाली बात जो मैंने हाईलाइट नहीं की वो रदरफोर्ड ने भी की थी, वो कोई नई बात नहीं थी। फिर उसने अगली बात क्या की, उसने ये बात की कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट की जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि जितना ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी उसमें होगी। मैं सिर्फ ये मजाक के लिए इसका वो कहता हूँ कि अगर आप एक क्लास में बैठे हुए हैं, जैसे कल हमारे एक अजीज भाई ने बताया था कि शुरू वाले बच्चे तो एक दूसरे में गैप रखते हैं लेकिन आखिरी वाले मेला लगा के बैठे होते हैं, यानी उनका एनर्जी लेवल, अगर शरारत को हम एनर्जी कहें तो उनका एनर्जी जो दूर है टीचर से, उनका एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसी तरह जो न्यूक्लियस से दूर हटता है उसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता रहता है, यानी जितना फार्दर होगा। अच्छा, दो लफ्ज होते हैं अंग्रेजी में, यहाँ पे अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं थोड़ी सी आपको। दो लफ्ज होते हैं, एक होता है फर्दर, अच्छा मैं बता रहा था, एक लफ्ज होता है फर्दर और एक लफ्ज होता है फार्दर। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स में स्पेलिंग की गलती नहीं है, ये दो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं। फर्दर का मतलब होता है कि एक काम कर लिया और उसके आगे एक और काम कर लेना, और फार्दर का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से कहा जाता है कि कोई चीज कितनी दूर है। ठीक है, तो अगर कोई अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि फार्दर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर एनर्जी इट हैज, कि जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतनी ज्यादा उसमें एनर्जी होगी। अच्छा, ये दो पॉइंट्स बड़े इजी थे, आगे वाले मजीद इजी हैं, लेकिन आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट में दूंगा जो यहाँ पर मेंशन है। अभी सिर्फ हम रीड करते हैं थर्ड पॉइंट को, उसको मैं थोड़ी देर में आपको बड़ा क्लियरली समझाता हूँ इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं उन ऑर्बिट्स में जिनमें फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 का। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल यानी जो उसका एंगुलर मोमेंटम है या तो वो h/2 के बराबर होगा, या 2 मल्टीप्लाई बाय h/2 होगा, या 3 मल्टीप्लाई बाय h/2 होगा, यानी हमेशा वो h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। सही है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर किसी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 है तो क्या वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंटीजर पॉइंट्स वाले को इंटीजर नहीं कहा जाता। ठीक है, इंटीग्रल नंबर जो नॉर्मल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, हम उनको कहेंगे, या उस तरह के मल्टीपल्स होंगे। आगे चलते हैं, तो ये एक पॉइंट मैं आपको थोड़ी देर में मजीद क्लियर करता हूँ। अभी बता दिया तो बाकी वाली चीज कहीं दूर चली जाएगी, उसे लाना मुश्किल हो जाएगा। अभी इतना ही समझ लें जितना बताया जा रहा है।
ठीक है। एच का मैं बता रहा था। अच्छा, एच क्या चीज है, जैसे हमने कैपिटल जी एक पढ़ना है आगे जाके फिजिक्स में, इसी तरह हमने स्मॉल जी एक कांस्टेंट पढ़ा, हमने पाई की वैल्यू बचपन से पढ़े हैं 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसी तरह 3.14 भी ली जाती है, वो पाई कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसी तरह ये जो एच है ये भी कांस्टेंट होता है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल्स पर सेकेंड। सही है, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, इससे पहले केमिस्ट्री में एक और कांस्टेंट नंबर हमने पढ़ा है, वो क्या था? 6.022 multiplied by 10 raised to power 22. वाह, क्या था ये भला? सही का है। Avogadro's number. हाँ जी, एवोगैड्रोस नंबर जो था वो भी आपका कांस्टेंट नंबर ही होता है, तो वो भी इसी तरह की एक पक्की वैल्यू है जो कि चेंज नहीं होती। अच्छा, फोर्थ पॉइंट में आते हैं। अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, और वो क्या थी? वो ये थी कि आप जैसे जैसे ऑर्बिट से दूर जाते रहते हैं, वैसे वैसे आपका एनर्जी लेवल क्या होता रहता है? ज्यादा होता रहता है। अब अगर आप इसकी बात करें कि ई टू दूर है ऑर्बिट से, या ई1 है दूर ऑर्बिट से? ई टू दूर है किससे? ई1 से। ई2 का एनर्जी लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? हुसैन, ई1 कम होगा। तरीके से बोलो अगर बोल रही है। अच्छा, ई2 ज्यादा होगा किससे? ई1 की निस्बत। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, हमने ये भी बात की थी कि इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के दूसरे में जा सकता है, और एक ऑर्बिट छोड़ के दूसरे में मूव कर सकता है, और उसके लिए उसके एनर्जी लेवल में चेंज आना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा कि ई2 का एनर्जी लेवल ज्यादा है, और ई1 का एनर्जी लेवल क्या है? E1 का एनर्जी कम है। और मैं कहता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन था जो पहले E2 में था, और अब उसने किस में आ गया? वो E1 में आ गया। तो इसका क्या मतलब है? उसका एनर्जी लेवल कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? कम हुआ है। ठीक है, जब वो लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो वो एनर्जी को अपने अंदर से निकालेगा, उसको हम कहते हैं कि वो एनर्जी को क्या करता है? एमिट करता है। एमिट करता है, ठीक है, या रेडिएट करता है एनर्जी, ये भी कहा जाता है। इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ पे था? जो पहले था E1 में। हुसैन तुमने जवाब देना है इसका। जो पहले था कहाँ पे? E1 में, और वो जंप करके चला गया किसमें? E2 में। तो वो एनर्जी को अपनी उसको एनर्जी उससे ज्यादा करेगा या कम करेगा? उसे ज्यादा एनर्जी मिल रही होगी। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, जैसे एनर्जी एमिट करना क्या था? एनर्जी कम करना। तो एनर्जी ज्यादा करने के लिए हम क्या कहते हैं? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सही है। अच्छा, अभी हमने कहा कि वो एनर्जी एमिट करेगा या एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा जब भी उसका ऑर्बिट या एनर्जी लेवल चेंज होगा। अब फाइनल पॉइंट पे आते हैं। फाइनल पॉइंट क्या है कि ये एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब करनी है या क्या करनी है, एमिट करनी है, ये कितनी होगी? ये इतनी होगी जितना फर्क इन एनर्जी लेवल्स में होगा। यानी अगर फर्ज करें वो E2 से E1 में आ रहा है, तो वो डेल्टा एनर्जी चेंज इन, ये जो ट्रायंगल है मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया था, ये डेल्टा कहलाता है, और ये चेंज के लिए होता है कि चेंज इन एनर्जी कितना होगा? E2 माइनस E1। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका बोहर एटॉमिक मॉडल हो गया। अब इसके ऊपर वाले पॉइंट्स को देख लेते हैं, हमसे कुछ मिस तो नहीं हो रहा, यकीनन नहीं हो रहा। चौथे पॉइंट में ये था, अच्छा लाइट भी एनर्जी होती है। लाइट भी एनर्जी होती है, तो वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है जब वो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर एनर्जी पे, और एमिट करता है रेडिएशंस की फॉर्म में लाइट को जब वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से किस में आता है? लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है। फिर आगे चले तो यही बात लिखी है कि जो चेंज आएगा एनर्जी में वो कितना आएगा? वो उनके डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज के बराबर आएगा। सही है, सही है। ठीक है, मुझे एक चीज पूछ। जी बोले।
जो A2 है उसका एनर्जी लेवल कम नहीं होना चाहिए क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है इस वजह से। अगर एनर्जी लेवल ज्यादा, हमने क्या कहा था कि जितना दूर होगा वो एनर्जी लेवल उसका उतना ज्यादा होगा, यानी वो उसको ज्यादा ताकत चाहिए होगी कि वो गोलाई में घूमे। ठीक है, दूर जा रहे हैं तो उसका ऑर्बिट जो उसने डिस्टेंस कवर करना है वो ज्यादा हो रहा है ना, तो अगर उसका ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो यकीनन उसे एनर्जी ज्यादा चाहिए ताकि वो ऑर्बिट का जो उसने चक्कर लगाना है वो एफिशिएंटली जो है वो कवर कर सके। इसके अलावा भी और जो है वो डिटेल कॉन्सेप्ट्स होंगे यकीनन, और आपके जो है उसमें वो इतनी लिमिटेड चीज ही है कि वो हायर ऑर्बिट से, और ये क्योंकि प्रूवन फैक्ट्स हैं तो हम प्रूवन फैक्ट्स को ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो रीजन ये हो सकती है कि क्योंकि उसका ऑर्बिट का जो रेडियस है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उसका एनर्जी लेवल भी ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है ठीक है।